मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई का असर फ्लाइट पर भी दिख रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे साफ है कि यह संकट अभी जल्द खत्म होता नहीं है दिख रहा। हालात सुधरने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इस टकराव का असर भी कई देशों पर पड़ रहा है। खासकर अरब के मुस्लिम देशों के नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रहे हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो गई है। लेबनान में करीब 60 और इजराइल में करीब 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस संघर्ष में अमेरिका के 6 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। बढ़ते तनाव का असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। सुरक्षा कारणों से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई फ्लाइट्स का रूट बदला गया है। कुछ एयरपोर्ट्स पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं अस्थायी रूप से, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं एयरपोर्ट्स की ही। किस तरीके से एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट क्यों ना हो, लखनऊ एयरपोर्ट क्यों ना हो। खास तौर से जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं देश के कोने कोने में, वहां पर ये हाहाकार इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल पहले ही हो जाती हैं, इसलिए लोग जब भी उनकी फ्लाइट हो तो वो अपने मोबाइल फोन पर चेक कर लें कि क्या उनकी जो फ्लाइट है ऑन टाइम है या फिर पोस्टपोन कर दी गई है, रिशेड्यूल कर दी गई है या फिर कैंसिल कर दी गई है, ताकि उनको घर से बाहर निकलने से पहले ही इस बारे में जानकारी मिल सके। तो मिडिल ईस्ट में संकट आया हुआ है, लेकिन उसका असर दुनिया में पड़ रहा है। और खास तौर से बात करें भारत के लिहाज की, तो भारत के लिहाज से कई यात्री इस वक्त जो है वो संकट में हैं, क्योंकि कईयों की तो देखिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं। जो दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स के माध्यम से भी वो जाते हैं कई बारी। और ऐसे में क्या कई बारी उनको कहीं और भी अगर जाना है तो उससे भी जुड़ी तमाम जो इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज क्यों ना हो, या फिर ये भी कई बार देखा गया कि जो जानकारियां हैं फ्लाइट कैंसिल होने के बारे में या फिर फ्लाइट अगर डिले है उसके बारे में, तो उसकी जानकारी भी उनको समय पर नहीं मिलती है, जिससे भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कई यात्री फंसे रह जाते हैं एयरपोर्ट्स पर, परेशान हो जाते हैं। और ये तमाम वो दिक्कतें हैं जो इस वक्त पेश आ रही हैं यात्रियों को। तो बड़ी खबर है और बड़ी खबर की तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से यात्री परेशान हैं फ्लाइट्स कैंसिल होने से, उड़ानें रद्द हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में हो रहे तनाव से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। इंडिगो ने तो अपनी कई लगभग हजारों के आसपास जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द ही कर दिया था। इसका सीधा असर यात्रियों को पड़ता है, क्योंकि उनके एक तो टिकट के पैसे भी जाते हैं, दूसरा उनका समय बर्बाद होता है, तीसरा उनको जहां जाना होता है वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए तमाम तरह की परेशानियां हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो सैन्य कार्रवाइयां चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर, उससे मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों ने वैश्विक उड़ानों को प्रभावित कर दिया है। कई देशों ने तो अपने एयर स्पेस भी बंद कर रखे हैं। और अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए लगभग 500 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयरलाइन ने कहा है कि ईरान और अन्य खाड़ी देशों के ऊपर हवाई क्षेत्र में लगातार बदलाव और प्रतिबंधों के चलते ही उनको ये कदम उठाना पड़ता है। इसलिए फ्लाइट्स का पहले से ही जानकारी हासिल कर ले, या सबसे बेहतर है कि अभी कुछ समय के लिए आप कहीं ट्रैवल ही ना करें। जब पूरे हालात सामान्य हो जाएंगे, उस दौरान खास तौर से आपको ट्रैवल करना चाहिए। तो देखिए कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर, या फिर अलग अलग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं भारत में। फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर साफ तौर पर
जो यात्री हैं उनके निजी जीवन पर पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। लोग परेशान हैं क्योंकि त्योहार का सीजन भी, और कईयों को इधर से उधर मजबूरी में जाना भी पड़ता है, तो उससे भी तमाम तरह की परेशानियां इस वक्त लोगों को हो रही हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट पर संकट का असर दिखाई पड़ता है, उस पर करेंगे चर्चा। और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां पर डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर विराट हैं, और साथ ही विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं, अयानजीत सेन जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं मेजर विराट आप ही के पास आऊंगी और समझूंगी आपसे, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, अमेरिका, इजराइल, ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, और आज 6th डे है इस हमले का। लेकिन ये कितना और आगे बढ़ सकता है, कब खत्म हो सकता है? क्योंकि अगर ये खत्म होगा तभी तो लोग इधर से उधर जा पाएंगे, तस्वीरें जो है वो सामान्य हो पाएंगी। साक्षी जी, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो छठा दिन चल रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और पूरा मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। अमेरिका ने हमला किया, खमेनी साहब की मौत हो गई, 40 IRGC के और बाकी इनके जो टॉप कमांडर्स थे उनकी मृत्यु हो गई। और इससे देखिए जन सामान्य पे अब असर दिखने लगा है। भारत को भी ये स्पेसिफाई करना पड़ा है कि इनके पास 50 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व है और हम सेफ सिचुएशन में हैं। पर देखिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस समय अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी का माहौल है, और भारत भी उससे अछूता नहीं है। आपने अभी लखनऊ के बारे में बताया कि लखनऊ में भी लोगों को, देखिए गल्फ में बहुत सारे यहाँ से वर्कर्स जाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले फंसे हुए हैं, क्योंकि मिसाइलें लगातार इधर उधर गिर रही हैं, तो लोगों को अपने परिवारजनों की चिंता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी मार्केट्स हैं उनकी भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया पे इस पूरी जंग का असर पड़ रहा है। हमारा बहुत बड़ा चंक जो है, हमारा जो तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आता है, और उसको बंद कर दिया है ईरान ने। वहां पे वो कह रहा है कि हम किसी को निकलने नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका के पास से हमारी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो इनकी IRIS देना करके जो इनकी शिप आई थी ईरान को, उसको भी डुबो दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी चल रही है, और पूरे ही जितने भी लोग हैं वो सब इम्पैक्टेड हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड बहुत एक बड़ा ऐसा हिस्सा है। जो शिप्स आ रही थी, जो हमारा सामान लेके आती थी जाती थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल लेके जो शिप्स आती थी उनके जिसे इंश्योरेंस कहते हैं वो महंगा हो गया है। दुनिया में जो आना जाना आपस में चल रहा था वो हिट है, प्रभावित है काफी बड़े तौर पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये अभी बंद होता नहीं दिख रहा है, और ये लगातार तीनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज अजरबैजान के ऊपर भी हमला हुआ है ईरान के द्वारा। तो अभी तक देखिए इन देशों ने, जो उसके अगल बगल हैं जो मुस्लिम देश, उन्होंने उसके ऊपर मिलकर हमला नहीं किया है। आने वाले समय में अगर ये हमले लगातार जारी रहे ईरान की तरफ से, तो हो सकता है कि ये देश भी ईरान के ऊपर हमला करें, और इससे स्थिति और बिगड़ेगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जंग बंद होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि मुश्तबा खुमैनी भी बहुत समय चलने वाले नहीं है। ये जो अमेरिका का जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज्यादा है, मिसमैच है ईरान और अमेरिका के मिलिट्री पावर में, इजराइल के मिलिट्री पावर में, और ये बराबरी कर पाए ईरान, ऐसा संभावना कम दिखती है। ये जरूरी हो सकता है कि कोई IRGC का ही कमांडर पैसे लेके या सत्ता में आने के लिए अमेरिका से हाथ मिला ले और यहाँ पे सत्ता पे काबिज हो जाए। तो ये ज्यादा संभावना है साक्षी जी। जी बिल्कुल, और ये हम सभी चाहते भी कि जो जंग जिस वक्त चल रही है वो खत्म भी हो जाए। ठीक है, अयानजीत सेन जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत मजबूत है, लेकिन वर्तमान हालात में जो अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है उसमें हमें किस तरीके से रणनीति या नीति बनानी चाहिए। और जो अभी हुआ है हालिया घटनाक्रम, उसके बाद भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर शोक भी जाहिर किया है। इस पर एक टिप्पणी भी आपकी। देखिए, एक तरह से एक चीज जो पिछले हम इतने दिनों से देख रहे हैं, खास करके जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेके जिस तरीके से भारत का रिएक्शन आए हैं, क्योंकि बीच में शुरू में मोदी जी कुछ दिन के लिए जब इजराइल गए थे, उसके 2 दिन बाद ही ये कांड शुरू हुआ, ये वॉर। और उसके बाद अगर देखें तो विदेश मंत्री जी ने भी
बात किया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो पहला 1-2 दिन थोड़ा मेरे ख्याल से खामी बरता गया, लेकिन उसके बाद एक तरह से एक क्लैरिटी दिखाई दिया भारत की तरफ से कि भारत कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी तरीके का वायलेंस नहीं हो और सब जो चीज है वो बेसिकली टॉक्स के द्वारा समाधान किया जाए। लेकिन हाल ही में अगर आप देखें तो एक इंसिडेंट हुआ है कुछ मतलब जो कि हमारे विदेश मंत्रालय के सामने आए हैं। वो इंसिडेंट है जो कि यूएस के तरफ से एक यूएस चैनल में एक यूएस फॉर्मर आर्मी कर्नल डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक उन्होंने ये दावा किया था कि यूएस के जो हार्बर के एरियाज थे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, वो किसी तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण भारत के नेवल बेसिस का इस्तेमाल किया। वो पूरी तरीके से इस चीज का भारत सरकार ने खंडन किया है और इस तरीके का कोई बेस पे हमारे देश के अंदर का कोई बेस पे यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी किसी भी किस्म का कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स का कोई भी चीज नहीं उतरा है। और ये जानबूझ के कुछ जगहों से ये चीज फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन भारत के तरफ से एक दृढ़ता के साथ ये चीज सामने लाया गया है कि जो भी हो इसका जिस तरीके से भी हो, लेकिन वायलेंस कम माने बंद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरह से एक बातों के साथ इस चीज का सुलह होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अगर ये और कुछ दिन चले तो भारत की तरफ से क्या यही चीज सेम टू सेम यही चीज रहेगा या कुछ चेंज होगा इनके स्टेटमेंट की तरफ। लेकिन सेन साहब, ये जो सवाल उठ रहे थे विपक्षी नेताओं की ओर से कि खामेने की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर भारत ने शोक जाहिर नहीं किया, हालांकि पीएम मोदी की ओर से इजराइल के साथ भारत खड़ा है इस तरह का पोस्ट जरूर हुआ, लेकिन आज औपचारिक तौर पर ऑफिशियली जो है वो भारत ने पहली बार खामेने की मौत पर शोक जाहिर किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक बार इस पर कुछ टिप्पणी अगर आप करें तो। देखिए, कूटनीतिक स्तर से अगर हम इस चीज को देखें, एक चीज पूरी तरीके से क्लियर है, चाहे ऑपोजिशन कुछ भी बोले, मैं भारत के अंदर के ऑपोजिशन का बात मैं नहीं करूंगा इसमें, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, एक कूटनीतिक तरीके से चीज को अगर पूरी चीज को देखा जाए तो भारत ने 3 चीजें बहुत क्लियरली बोला है शुरू से ही। एक कि भारत ने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का साथ नहीं दिया है इस पर्टिकुलर मुद्दे में, नंबर 1। दूसरा नंबर यह है कि भारत ने दोनों पक्षों को यह बोला है कि भाई आप लोग इस चीज को बंद करें और वार्तालाप शुरू करें मसले का हल निकालने के लिए। और तीसरा चीज यह है कि जैसे जब ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हुई उसके बाद भारत की तरफ से आज ये चीज ऑफ कोर्स सामने आया, बिकॉज एक कंडोलेंस मैसेज के तौर पे ये चीज दिया है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो प्योर डिप्लोमेसी अगर हम देखें, कोई शत्रु या कोई बंधु नहीं होता है डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि वो लंबा स्तर से कुछ नहीं होता है। आपसी रिश्ता एक अलग बात होती है, लेकिन जब मल्टीलिज्म की हम बात करें, कई देशों को मिला के जब हम चीज को देखते हैं तो उस वैसे सिचुएशन में मेरे ख्याल से जो भारत ने अपनाया है, जो नीति अपनाया है विदेश नीति के तौर पे, जो स्टेप्स भारत ने उठाया है पिछले कुछ दिनों में, वो मेरे ख्याल से एकदम सही है। ठीक है विराट सर, देखिए लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं खाड़ी देशों में और उनकी सुरक्षा निश्चित तौर पर भारत की प्राथमिकता है। और लेकिन अभी हालात बने हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उनके परिवार यहाँ रहते हैं, कुछ परिवार वहां भी रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर रमजान का पर्व भी चल रहा है, लोगों को इधर से उधर जाना है। ऐसे में लोग क्या समझे, जो परेशान है परिवार वाले उनको वो क्या अनुमान लगाएं कि कब तक हालात ठीक हो पाएंगे, कब तक वो लोग जा पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे? आप क्या कहते हैं? देखिए साक्षी जी, बिल्कुल सही पॉइंट आपने, सही मुद्दा उठाया है यहाँ पे। देखिए सिर्फ बात ट्रैवलिंग की नहीं है, बात ये है कि सेफ्टी की, और जहां पे हमारे राष्ट्रीय हित जुड़े हैं वो है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे भारतीय जो जनता है जो वहां रह रही है,
वो सेफ रहे, सकुशल रहे, और वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके लिए अभी सरकार ने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाने की भी बात की है। वहाँ पे विदेशी सरकारों से भी हमारी बात हुई है, विदेश मंत्री जी ने बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने बात करी है। और मेन बात, मुद्दा हमारा फोकस इसी पे है कि हमारी जो जनता है वो सकुशल वहां से वापस आए। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग इस समय रोजे रख रहे हैं, सब सारी चीजें चल रही हैं, उसके बीच में ये मुस्लिम देशों में ही ये वॉर जोन बन गया है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। भारतीय बहुत संख्या में वहां रहते हैं, आपने बताया 90 लाख लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और साथ में देखिए एक चीज और भी है कि हम मेनलैंड में रह रहे हैं, पर हमारी भी सेफ्टी इसी में है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, जहां से हमारा 70-80% तेल आता है, वो हमारी चीज सेफ्टी के साथ निकल आए हमारा तेल। वरना देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, हमारे जो खाने पीने के दाम हैं, जो रसोई गैस, जो सीएनजी है, वो सब उसके दाम बहुत बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने आश्वस्त जरूर किया है, पर आपको समझना पड़ेगा कि सरकार के भी हाथ बंधे हैं। अभी रूस के साथ हमारा तेल जो है वो हमारा कमी हो गई है, हमें उसको भी ध्यान देना है। हमें देखना है कि हम अपने डाइवर्सिफाई करें, क्रूड ऑयल और सीएनजी के जो हमारे स्रोत हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। कहां से लाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जान भी बचानी है, और साथ में जो मेनलैंड इंडिया में लोग रह रहे हैं उनका भी हित हमें देखना होगा, और साथ में हमें अपनी मार्केट्स का भी हित देखना होगा। अभी हमारा एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, हमारा सामान जाना है, बहुत सारी चीजों की बिक्री है। आपको बताऊं, कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री है उसके अचानक से जो ऑर्डर्स थे वो घट गए हैं। सूरत में जो डायमंड इंडस्ट्री है और बाकी जो इंडस्ट्रीज वहां पे चल रही हैं, वो उनके ऑर्डर्स हिट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल है, और उससे बाहर आने के लिए युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमें अपने देश को ये बात करनी होगी कि बातचीत के द्वारा जैसे भी करके इस युद्ध को रुकना चाहिए, ताकि जन सामान्य के लिए चीजें आसान हो पाए। पर ये हाल फिलहाल में मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, अभी 2 हफ्ते मेरे को कम से कम और लगता है कि ये युद्ध चलेगा। उतने समय के लिए हमारे पास हमारे रिजर्व तेल के और बाकी सारी चीजों की पुख्ता होने चाहिए, और उसकी सरकार पूरी कोशिश कर रही होगी। साक्षी जी। जी अयान जी, आप विराट जी की बात से कितना सहमत है इस बात से, खासतौर से भारत के लिहाज से? एक तरफ देखिए जो फ्लाइट्स है वो तो कैंसिल हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जो बात कही सर ने कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ सकती है और परेशानी हो सकती है क्या? हाँ, मैं विराट जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर अर्थनीति का बात करें तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर यही स्थिति चलता रहे और 2-3-4 हफ्ते 5 हफ्ते अगर और भी खींचे किसी कारणवश, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत, लेकिन डेफिनेटली एक असर पड़ेगा इसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक चीज और आपको मैं बता दूं कि हम भारत का बात कर रहे हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का अगर हम देखें, साउथ कोरिया जैसे देश में भी वहां का मार्केट भी डिप कर चुका है। मतलब आप दूरी देखिए, ज्योग्राफिकल तरीके से अगर आप भौगोलिक तरीके से देखते हैं तो कितनी दूरी है दोनों जगहों में। लेकिन पूरी तरीके से एक सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व पर इसका असर पड़ रहा है, और ये अर्थनैतिक रूप से ये असर बढ़ते जाएगा, खराबी की ओर जाएगा जितना दिन ये युद्ध चलेगा। और जो अभी फिलहाल मुझे लगता है 2 हफ्ते भी मेरे ख्याल से वो तो चलेगा ही, उससे भी आगे खींचने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेरे कुछ ईरान के सोर्सेज हैं जिनके मुताबिक जो उनके विदेश मंत्रालय में भी बात हुआ है, और कुछ चीजों की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इतना जल्दी मेरे ख्याल से हार नहीं मानेंगे, और कुछ ना कुछ तरीके से इस चीज को जितना हद तक हो सके वो आगे खींचने का कोशिश करेंगे। जिसका एक उपाय उन्होंने किया है, जबकि गल्फ के दूसरे देशों के ऊपर अमेरिकी जो जगह है उस इंस्टॉलेशन है वहां पे उन्होंने अटैक किया है। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और वो कोशिश करे, क्योंकि एक तरह से बोला जाए तो हॉर्मुज़ तो एक तरह से ब्लॉक कर ही दिया है, और इसके अलावा भी कुछ और प्रयत्न वो जरूर करेंगे, जिससे कि ये सिर्फ इजराइल, यूएस और ईरान के बीच का युद्ध ना रहे, एक तरह से ये फैल जाए, और बाकी देश भी किसी न किसी रूप में जब अपने ऊपर आता है तब वो देश बोलेगा। तो भले आज ना बोले, कल ना बोले, परसों बोलेगा। और इकोनॉमिकली अगर वो इफेक्ट करे, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट वही करता है। तो आशा करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब चलने वाला है। ये महीना तो खींचेगा ही खींचेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।
यही सवाल मेरा होने वाला भी था, जो आपने बात उठाई है सेन जी। विराट जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या भविष्य में हो सकता है कि ईरान के खिलाफ, अमेरिका इजराइल तो है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश इस वक्त है जिन पर हमला कर रहा है, हालांकि वो ईरान हमला भी वहीं पे कर रहा है जहां जहां पर अमेरिकी दूतावास है, क्या ये मुमकिन कि वो भी अपनी सेफ्टी में इस जंग में कूद पड़े? क्या ये मुमकिन आप देख पा रहे हैं भविष्य में होता हुआ? देखिए, संभावना तो है, क्योंकि हमले लगातार ईरान ने किए हैं ये कह के कि अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि टेरिटरी तो दूसरे कंट्री की है, टेरिटरी तो उन गल्फ कंट्रीज की है, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो या कोई और देश हो। तो ये कहीं न कहीं दूसरे देशों ने कहा भी है कि देखिए हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, ऐसे लगातार नहीं चलेगा। अज़रबैजान ने भी आज धमकी दी है कि हम वापस हमला करेंगे। अभी तक नहीं किया है, शुक्र है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ आईआरजीसी के जो बड़े कमांडर्स हैं, उनका रुख, क्योंकि उनके हाथ में मिलिट्री पावर है और देखिए जंग होती है मिलिट्री के द्वारा। तो ये वो कमांडर्स हैं जो डिसाइड करेंगे आने वाले समय में कि आगे जंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ईरान ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, पर एक चीज होती है बैक चैनल डिप्लोमेसी, और बैक चैनल डिप्लोमेसी ये कहती है कि आप जो सामने नहीं कह रहे हैं वो पीछे, पर्दे के पीछे जरूर चल रहा है। तो हमको उसको देखने की जरूरत है कि क्या ठीक होगा है। आने वाले समय में और पीछे क्या मुझे चल रहा है। रोकना पड़ रहा है विराट जी, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वक्त की कमी है। अयान जी आपका भी, विराट जी आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस सार्थक डिस्कशन को बहुत महत्वपूर्ण बनाए तमाम व्यूअर्स के लिए।